डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के, जो कि 8 अगस्त 2022 को हुआ था एंड इट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए एंड दिस इज पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 41 से 50। एक्चुअली टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 और आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं वो दो पैसेज में से आते हैं। जैसे ये पैसेज है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 41 एंड average induced EMF 0.2 volt appear in a coil when the current is changing from 5 ampere in 1 second to 5.0 ampere in the opposite direction in 0.2 second। आपको बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो देखो, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ। एक्चुअली जो ईएमएफ होता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। उसी से एक फॉर्मूला बनता है ईएमएफ इक्वल टू माइनस के डी एल आई अपॉन में डी आई टी, मतलब डी आई अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन टाइम अपॉन में चेंज इन करंट अपॉन में चेंज इन टाइम। हमें ईएमएफ गिवन है, एल फाइंड करना है। हम देखो वैल्यू सब पुट करते हैं। ईएमएफ कितना है 0.2, एल की वैल्यू हमें चाहिए। चेंज इन करंट कितना होता है, तो मान लो फाइनल करंट ये है 5 एम्पियर और उसके बाद में जो चेंज हो रहा है वो 5 एम्पियर हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तो हम 5 लेंगे, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -5 और टाइम कितना लग रहा है 0.2। तो यहाँ से जब आप एल की वैल्यू सोल्व करोगे इट विल बी 4 मिली हेनरी आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है द करंट इन कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है और करंट चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स में चेंज इतना है। तो आपको बताना है सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब आपको एल फाइंड करना है। अगेन यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। मान लेते हैं कि एक करंट है, कॉइल में फ्लो कर रहा है। तो अब इसमें जब करंट चेंज होगा तो इसी में करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है कि करंट कितना है, यानी कि आई कितना है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल फ्लक्स होगा एन नंबर ऑफ टर्न्स में, इट विल बी N5 विल बी इक्वल टू एल इंटू में करंट आई। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आई है ना, ये होगा कि चेंज कितना आया। तो मुझे डेल्टा यहाँ पर लगा देते हैं, चेंज इन करंट। अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना। सो एल विल बी इक्वल टू N5 अपॉन में चेंज इन करंट। तो एन की वैल्यू कितनी है 1000, फ्लक्स है 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 वेबर अपॉन में करंट कितना चेंज हो रहा है, तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे यानी कि 5 आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी 170 मिली हेनरी। इसका मतलब आंसर सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है द करंट इन द कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल की वैल्यू गिवन है और वो इंक्रीज कर रहा है 0 से 5 एम्पियर। तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एल आई स्क्वायर, और एल की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन मिली हेनरी ना 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और करंट कितना है 5 एम्पियर, तो उसका करेंगे हम स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 100 का आधा 50, और इधर 5 5 25 इंटू में 10 की पावर -3, 25 पंजे कितना होता है 125, 125 0 इंटू 10 की पावर -3। इसको आपको जो मतलब आंसर जो आएगा जूल में ही आएगा, एंड इट विल बी यू इक्वल टू आ जाएगा 1.25 जूल। तो इसका मतलब 1.25 जूल, ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम की वैल्यू गिवन है 0.005 हेनरी, और आई की वैल्यू गिवन है 10 साइन 100 पाई टी। देखो साइन या कोस के आगे जो भी आता है ना वो उसकी पीक वैल्यू होती है। तो पीक वैल्यू हमें करंट की पता है आई नॉट है जो कि 10 है। आपको बताना है कि पीक वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ की कितनी होगी सेकंड कॉइल में। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है -m डी आई अपॉन में डी टी। एक्चुअली जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है। फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, डी आई अपॉन डी टी करने के लिए मुझे करंट की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डी आई अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू 10, तो कॉन्स्टेंट है। अब देखो साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, साइन मान लो कोई साइन थीटा है, उसका आप डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो वो आता है कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कोस आएगा और 100 पाई इंटू में टी। फिर उसके बाद कहते हैं चेन रूल लगा करके हम 100 पाई टी का करेंगे। अब क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 100 पाई। तो ये तो आ गई डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू।
तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो EMF कितना आ जाएगा, EMF आ जाएगा माइनस m की वैल्यू 0.005, di/dt की वैल्यू आ गई। देखो 10 की आप 100 में मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 हो जाएगा, 1000 पाई कोस 100 पाई टी। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोई कोस या साइन फंक्शन है तो उसके सामने जितना भी टर्म्स आएगा वो इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब हमें तो पीक वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम मतलब पीक, एक ही बात है, एम्पलीट्यूड बोल लो एक ही बात है। तो जो पीक वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई में 1000 पाई। और देखो ये 1000 और ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 3 डिजिट के बाद में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई वोल्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पाई की वैल्यू में सोल्व नहीं करनी क्योंकि ऑप्शन में पाई के टर्म में गिवन है, तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हैज अनदर कंसेंट्रिक कोयल ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। पहले इसको बना रहे थे कि लेट हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, उसके अंदर फिर एक और सर्कुलर कोयल है। इस अंदर वाले का जो रेडियस है वो R1 है जो कि 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है, और जो बाहर है कोयल R2 उसका रेडियस है और वो है 6 सेंटीमीटर। इफ द अरेंजमेंट प्रोड्यूस म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब इसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है वो है M। इफ द इनर कोयल इज रिप्लेस्ड विद अनदर वन हैविंग रेडियस, अब देखो क्या कर रहा है कि जो अंदर वाली कोयल थी जिसका रेडियस पहले 0.2 सेंटीमीटर था, अब उसका रेडियस बढ़ा करके 0.3 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर रहे हैं उसको। तो बाहर वाली कोयल तो अभी भी उतनी है, कितनी, 6 सेंटीमीटर रेडियस की, लेकिन इनर वाले को चेंज करते हैं। देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है M इक्वल टू म्यू नॉट पाई अपॉन में 2, और यहाँ पर R1 का स्क्वायर और यहाँ पर R, ठीक है, जो कैपिटल R है ये लो आप R2 कह सकते हैं, ये फॉर्मूला होगा, इसके टर्म में R2 ये है। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसमें देखो R की वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कैपिटल R की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें, तो उसको तो हम इतना रखेंगे म्यू नॉट पाई अपॉन 2। लेकिन जो अंदर वाला रेडियस है अब मैं उसको लूँगा R डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर R ही रहने दो, या इसको मैं कैपिटल R ही लिख देता हूँ, ये भी कैपिटल R, तो वो कितना आ जाएगा कैपिटल R। हमें M डैश की वैल्यू निकालनी है तो M डैश अपॉन M, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट पाई अपॉन 2 तो दोनों में है, R भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, जो इनर कोयल है उसके रेडियस के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर R डैश का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर R जो भी पहले था उसका स्क्वायर। अब M डैश निकालना है, सो M डैश विल बी इक्वल टू M की वैल्यू, M को इधर लिया हो, R डैश का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। M कितना है, M की वैल्यू हमें निकालनी है, M के टर्म में निकाले तो इसको M ही रहने देते हैं। R डैश कितना है, वो है 0.3 अपॉन में R1, मतलब ओरिजिनल कितना था वो 0.2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये तो 3/2 हो जाएगा, मतलब कि 9/4, 9/4M, और 9/4 की वैल्यू होती है 2.25, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसको आप लिख सकते हैं 2.25M। तो नेक्स्ट अब पैसेज स्टार्ट हो गया है। ये रेक्टिफायर क्या होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, मतलब इस तरह की अल्टरनेटिव आएंगी तो आपको इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी DC में। पहला इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल फॉर अ डिवाइस एक्स ऑन बिलो, मतलब ये इनपुट है AC और आउटपुट पर सिर्फ आपको इस तरह की हाफ साइकिल मिल रही है, पूरी साइकिल भी नहीं मिल पा रही। तो ये वेव फॉर्म किसकी बताना है, तो ये वेव फॉर्म होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर की, उसको आप देख लेना, फिर ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 100 secondary turn center tap transformer and 2 diode, the tapping is enormously done over number of 30 as shown. The output voltage waveform आपको बताने कितनी होगी। देखो यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 30 है, तो आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलती है ना वो एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगी पॉजिटिव, जब ये फॉरवर्ड बायस होगी ऊपर वाली डायोड, तब आपको वोल्टेज मिलेगी ज़्यादा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। और जब ये वाली डायोड, एक्चुअली ये फुल वेव रेक्टिफायर का एक डायग्राम है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। एक शुरुआत में मान लो आप एक पॉजिटिव साइकिल भेज रहे हो तो ये ऊपर वाली फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, नीचे वाली रिवर्स बायस हो जाएगी, तो आउटपुट मिलेगा आपको ऊपर वाली की वजह से, ठीक है। फिर जब ये नेगेटिव साइकिल जाएगी तो अब ये वाली हो जाएगी रिवर्स बायस
और ये वाली हो जाएगी फॉरवर्ड बायस। तो आइडियली अगर सेंटर टैप होता है ना, तो ये अब जो नई वोल्टेज आएगी उसकी इंटेंसिटी या कह लो उसकी पीक वैल्यू सेम रहेगी। इसके बाद डायोड D2 आ जाएगा, फिर डायोड D1 D2। तो इस तरह से आपको कंप्लीट एक तरह से वेव फॉर्म मिलती है D1 और D2 की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर टेप नहीं है, यहाँ पर सेंटर टेप की जगह इसको थोड़ा नीचे कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 70:30 में डिवाइड कर दिया है। तो जब ऊपर वाली डायोड मिलेगी तब को आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी, लेट्स से ये मतलब पीक वैल्यू। इंटेंसिटी मतलब मैं बोल रहा हूँ पीक वैल्यू। लेकिन जब नीचे वाली डायोड काम करेगी ना, जब वो फॉरवर्ड बायस में आएगी, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसका जो पीक वैल्यू उतनी ऊपर नहीं जा पाएगी जितनी पहले थी, तो उसका पीक कम रहेगा, लेकिन रहेगी वेवफॉर्म में से। फिर अगेन डायोड D1 कंडक्ट करेगी, फिर अगेन इसका नंबर आएगा, वो उसकी इंटेंसिटी उसकी पीक वैल्यू कम रहेगी। तो इस तरह की आपको वेवफॉर्म मिलेगी। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन जो सी है वो इसी तरह की वेवफॉर्म आपको दे रहा है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आपको ये कुछ डिवाइस दी हुई है और आपको इनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है सच दैट कि आप एक AC करंट से DC करंट प्राप्त कर सको। अरेंज डिवाइस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ AC टू DC इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम करता है, ये AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिपल फैक्टर हो जाता है, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें कुछ ना कुछ रिपल रहता है, मतलब प्योरली वो DC में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो हमें रेक्टिफायर के बाद एक फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो फिल्टर कई तरह के होते हैं, RC फिल्टर, LC फिल्टर, पाई फिल्टर। तो रेक्टिफायर के बाद हम क्या लगाएंगे, फिल्टर, ताकि हमें प्योरली एक DC मिल सके। तो रेक्टिफायर के तुरंत बाद क्या आएगा, फिल्टर। अब इसका मतलब ये हो कि जैसे B है रेक्टिफायर पर, तो B के बाद आपको क्या दिखेगा, फिल्टर। फिल्टर का नंबर क्या है, A। बाकी आप जब भी जैसे इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पर क्या होता है, जो भी रेक्टिफायर होता है ना, उससे पहले उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर ऑफ कोइल्स अलग अलग थी ना सेकेंडरी में, तो ऐसे ही हम कोई भी अगर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाए या फुल वेव रेक्टिफायर बनाए, तो जो इनपुट हम डालेंगे वो ट्रांसफार्मर पर डालते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ये, जैसे इनपुट साइकिल यहाँ पर है, तो इनपुट साइकिल को हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में डालेंगे, ट्रांसफार्मर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि कौन आएगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नंबर कितना है, वो है D। अब ट्रांसफार्मर पे आ गया तो कुछ इसमें लॉस हो जाता है, अब उसको हमें करना पड़ेगा एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के बीच में हम क्या लगा देंगे, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का नंबर कितना है, वो है C, और ये क्या है, D। तो अब देखो ये सीक्वेंस बन गया DCBA। अब किस ऑप्शन में ऐसा है DCBA, तो है ऑप्शन C, DCBA। सबसे पहले ट्रांसफार्मर मतलब इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफार्मर में डालेंगे, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करवाएंगे, फिर उससे रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफायर में भेजेंगे, और उसके बाद फाइनली उसको फिल्टर कर देंगे, मतलब उसमें अगर कोई भी रिपल है तो उसको रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखो इसको भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अलग से, जो मैंने वीडियो बनाई है रेक्टिफायर पर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर कोई हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर अगर हो तो उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के डबल होती है। तो यहाँ पर बोला है कि हाफ वेव रेक्टिफायर उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 गिवन है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया आउटपुट और इनपुट इक्वल होती हैं, तो हमारी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 60 हर्ट्ज ही रहेगी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कैपेसिटर इज यूज्ड इन द रेक्टिफायर सर्किट बिकॉज, कैपेसिटर को हम रेक्टिफायर में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि मान लीजिए x इक्वल टू कितना होता है, 1/2πfc। अगर कोई डायरेक्ट करंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो उसके लिए एक्स कितना होगा, इन्फिनाइट। इसका मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो कैपेसिटर क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है किसको, DC को। इट विल मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉक कर देगा किसको, DC को। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इट हेल्प्स टू एम्पलीफाई द रेक्टिफायर आउटपुट। ऐसा नहीं है, एम्पलीफाई का काम करेगा एम्पलीफायर। इट हेल्प्स टू कन्वर्ट DC इनटू AC। ये तो रेक्टिफिकेशन में होता नहीं कि DC AC में कन्वर्ट हो जाए।
Option D, the output voltage obtained by using capacitor as input filter is much higher than the peak voltage of the rectified voltage. तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन सी है, it eliminates ripple fluctuation and gives almost constant DC voltage and output across। देखो, फिल्टर मैंने आपको भी बताया था, फिल्टर का काम होता है जो भी फ्लक्चुएशन रह गया हो उसको फिल्टर आउट करना। तो इसलिए कैपेसिटर भी एक तरह से फिल्टर में ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो भी रिपल्स है या फ्लक्चुएशन है उसको रिमूव कर सके। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।